दोस्तों, प्यार मोहब्बत इश्क ये चीज़ ऐसी चीज़ है कि शुरुआत में ये सारी चीज़ें इंसान को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है इंसान इस प्यार मोहब्बत के जाल में कुछ इस कदर घिरता चला जाता है कि बात को उसको लगता है कि अब उसके अंदर उसका दम घुटने लगा है। लेकिन दोस्तों, जिस प्यार मोहब्बत के चक्कर में वो शुरू में पड़ा था, अब उसी प्यार मोहब्बत से निकलने के लिए वो जल्दबाजी में एक ऐसा फैसला करता है कि जिसकी वजह से ना कि उसकी ज़िंदगी बल्कि कई लोगों की जो ज़िंदगियाँ होती हैं ये पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती हैं, जैसा कि आज की कहानी के अंदर होता है। दोस्तों, बात करूं अगर मैं आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। और इसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक ज़िला लगता है सिद्धार्थनगर ज़िला। और ये जो सिद्धार्थनगर ज़िला है, इसी सिद्धार्थनगर के ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है, बासी थाना। और इसी बासी थाना के अंतर्गत एक मोहल्ला पड़ता है, टेक घर मोहल्ला। और इसी टेक घर मोहल्ले के अंतर्गत एक परिवार रहा करता है। इस परिवार में जो परिवार के मुखिया हैं, इनका नाम है बाबूलाल मौर्य। बाबूलाल मौर्य जिनकी उम्र 35 वर्ष के आसपास है। बाबूलाल मौर्य के परिवार में बाबूलाल मौर्य के अलावा उनकी पत्नी प्रीति मौर्य जिसकी उम्र 30 वर्ष के आसपास है, और इनके टोटल 3 बच्चे हैं। अब बाबूलाल मौर्य के टोटल 3 बच्चे। बाबूलाल मौर्य जो है मेहनत मजदूरी कर कर अपना परिवार का भरण पोषण करते थे, और बाबूलाल मौर्य अक्सर सुबह सुबह अपने काम पर ही निकल जाया करते थे। इसी बीच में एक तारीख आती है 19 नवंबर साल 2025। और 19 नवंबर साल 2025 को जो परिवार के मुखिया बाबूलाल मौर्य होते हैं, ये सुबह के 8 बजे अपनी ड्यूटी चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही शाम को बाबूलाल मौर्य लौट कर आते हैं तो देखते क्या है कि उनके घर पर उनकी जो पत्नी है प्रीति मौर्य और उनका 3 साल का जो बेटा है वो गायब है। अब इसलिए बाबूलाल मौर्य तुरंत अपनी पत्नी का मोबाइल नंबर ट्राई करता है। लेकिन दोस्तों, जब मोबाइल नंबर ट्राई करता है तो इत्तेफाक कहें या फिर किस्मत ख़राब कि मोबाइल नंबर लगता ही नहीं है। अब बाबूलाल मौर्य बहुत ज़्यादा परेशान भी होता है, लिहाजा वो इधर उधर ढूंढता भी है। अगला दिन गुजर जाता है। अब जैसे ही अगला दिन गुजरता है उसके बाद में 20 नवंबर साल 2025 को बस्ती ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है, रुधौली थाना। और इसी रुधौली थाने के अंतर्गत पुलिस को सूचना मिलती है कि एक बच्चा जो कि लावारसी में रोड पर पड़ा हुआ है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस की टीम पहुंचती है, उस बच्चे को वहां से उठाती है, उसकी थोड़ी सी देखभाल करती है। लेकिन जो बच्चा था उसकी उम्र महज 3 साल के आसपास थी, तो वो बच्चा किसी भी तरीके की कोई भी बात पुलिस को बता नहीं सकता था। लेकिन इसी बीच में पुलिस को सूचना मिलती है कि जो सरकारी स्कूल है, उसी स्कूल के आसपास जो खेत है, उस खेत के अंदर एक महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब लिहाजा ये जो डेड बॉडी है, जब इस डेड बॉडी की सूचना मिलती है तो पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच जाती है। और जब मौके पर पहुंचकर वहां पर जाकर देखती है तो पता चलता है कि एक महिला है जिसकी डेड बॉडी तो पड़ी हुई है, लेकिन उसकी डेड बॉडी के पास में एक शराब की बोतल भी पड़ी हुई है। अब पहली नज़र में पुलिस को देखने से यही लगता है कि शायद इस महिला का कत्ल करने से पहले इसके साथ में कोई दुष्कर्म किया गया है। अच्छा, महिला के बारे में जब छानबीन जुटाई जाती है तो पुलिस आखिरकार इस महिला की शिनाख्त कर लेती है। पुलिस को पता चलता है इस महिला का नाम प्रीति मौर्य है, जिसके पति का नाम बाबूलाल मौर्य है। लिहाजा पुलिस इस बात की सूचना तुरंत बाबूलाल मौर्य को दे देती है। अब बाबूलाल मौर्य जब इस तरीके की बात सुनता है तुरंत मॉर्चरी पहुंच जाता है। वहां पर जाने के बाद में अपनी पत्नी की शिनाख्त करता है और दहाड़े मार मार कर रोने लग जाता है। उसके बाद में जो पुलिस की टीम थी उस 3 साल के बच्चे को लेकर बाबूलाल मौर्य के पास आती है और कहती है कि तुम्हारा ही बच्चा है। बाबूलाल मौर्य उस बच्चे को अपने गले से लगा लेता है, कहता है कि हाँ साहब, ये मेरा ही बच्चा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर पुलिस के सामने कई सारे सवाल थे कि एक महिला जो कि रहने वाली है सिद्धार्थनगर ज़िले की, आखिरकार वो बस्ती ज़िले में कैसे आई, यहाँ पर आई तो किसने उसका कत्ल कर दिया। ये तमाम तरीके के जो सवाल थे ये पुलिस के जहन में गूंज रहे थे। लेकिन पुलिस सबसे पहले इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए जो बाबूलाल मौर्य होता है उससे पूछताछ करती है। अब जब बाबूलाल से पूछताछ की जाती है तो बाबूलाल यही कहता है कि साहब, 19 तारीख को हर रोज़ की तरह मैं अपनी ड्यूटी गया हुआ था, लेकिन जब मैं शाम को लौट के आता हूँ तो उसके बाद मैं पाता हूँ कि मेरी पत्नी और 3 साल का बच्चा घर पे मौजूद नहीं है। उसके बाद में मैं अपनी पत्नी का मोबाइल नंबर कई बार ट्राई करता हूँ, लेकिन मोबाइल नंबर ट्राई तो करता हूँ, लेकिन एक बार भी जो मोबाइल होता है वो लगता ही नहीं है। उसके बाद में मैं परेशान तो होता हूँ, अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। फिर इंतज़ार करता हूँ और अगले दिन मेरे पास में इस तरीके का फ़ोन आता है।
लिहाजा पुलिस जो थी बाबूलाल मौर्य के तमाम बयानों को लिखती है। उसके बाद में इस केस के अंदर फर्दर इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। अब इस केस को सुलझाने के लिए जो पुलिस की टीमें होती हैं, सबसे पहले उस इलाके में जितने भी सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे उन सीसीटीवी कैमरास को खंगालती है। और जैसे ही पुलिस उस पूरे इलाके के सीसीटीवी कैमरास को खंगालना शुरू करती है तो आखिरकार एक कैमरा ऐसा होता है जिसके अंदर प्रीति को देखा जा सकता था। दरअसल प्रीति अपने 3 साल के बच्चे के साथ में एक शख्स के साथ जाती हुई दिखाई पड़ रही थी और जो शख्स साथ में था उसका भी चेहरा सीसीटीवी कैमरा के अंदर बहुत साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। लिहाजा उसके बाद में पुलिस की जो टीमें होती हैं उस सीसीटीवी कैमरा से वो फुटेज वगैरह निकालती हैं और उसके बाद में बाबूलाल को उस व्यक्ति का चेहरा दिखाया जाता है। अब जैसे ही बाबूलाल उस चेहरे को देखता है तुरंत पहचान कर लेता है और वो कहता है कि ये तो उसके पड़ोस में रहने वाला दिलीप कुमार है। दिलीप कुमार जिसकी उम्र 35 साल के आसपास है। लेकिन अब सवाल ये उठता था कि 19 तारीख को आखिरकार प्रीति जिस रात में उसका कत्ल हुआ उससे एक दिन पहले आखिरकार वो दिलीप कुमार के साथ में कहाँ पर जा रही है। अब पुलिस और बाकी के लोग ये जान जाते हैं कि दिलीप कुमार इस कत्ल के बारे में बहुत अच्छे से और बखूबी जानता है। लिहाजा पुलिस की जो टीमें होती हैं अब इस दिलीप कुमार के बारे में छानबीन शुरू करती हैं और अगले ही दिन दिलीप कुमार को गांव के ही बाहर एक नदी के पास से गिरफ्तार कर लिया जाता है। दिलीप कुमार के पास से एक चाकू और कुछ अन्य चीज़ें भी बरामद की जाती हैं। अब उसके बाद में दिलीप कुमार को जब लेकर पुलिस थाने आया जाता है और उसके बाद में दिलीप कुमार से जब पूछताछ की जाती है तो दिलीप कुमार भी पुलिस को बिल्कुल भी गुमराह करने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि वो अपना जुर्म कबूल करता है। लेकिन जुर्म कबूल करने के बाद में जो कहानी सुनाता है उस कहानी को सुनने के बाद में जो प्रीति के पति बाबूलाल होते हैं वो भी एकदम से चौंक जाते हैं। दरअसल दिलीप जब पुलिस को कहानी सुनाना शुरू करता है तो उस कहानी के हिसाब से दिलीप बताता है कि दिलीप और प्रीति की जो कहानी थी वो 3 साल पहले शुरू हुई थी। दरअसल प्रीति दिलीप के ही पड़ोस में रहा करती थी। अब जब प्रीति का पति बाबूलाल अपने काम पर चला जाया करता था तो उस समय प्रीति का जो नैन मटक्का होता है वो इस दिलीप के साथ में शुरू होता है। अब दिलीप कुमार के साथ में पहले तो मोहब्बत शुरू होती है, लेकिन उसके बाद में ये मोहब्बत नज़दीकी में बदल जाती है। पहले तो ये दोनों एक दूसरे से महज बात ही किया करते थे, लेकिन जैसे जैसे इन सारी चीज़ों में समय गुजरा ये दोनों एक दूसरे के साथ में मुलाकात भी करने लगे। और दोस्तों, मुलाकातों का जो सिलसिला एक बार शुरू होता है तो फिर कभी रुकने का नाम नहीं लेता। लेकिन इस बारे में प्रीति के पति बाबूलाल को कानो कान खबर नहीं थी कि उसकी पीठ पीछे आखिरकार उसकी पत्नी क्या गुल खिला रही है। लेकिन इधर जो दिलीप कुमार था उसका भी रिश्ता तय हो जाता है और उसकी शादी की डेट नज़दीक आ जाती है। अब दिलीप कुमार को ये लग रहा था कि वो प्रीति से महज एक अफेयर में है, लेकिन प्रीति इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा सीरियस ले चुकी थी और वो किसी भी हाल में दिलीप कुमार से शादी करना चाहती थी। लेकिन दिलीप कुमार प्रीति को समझाते हुए कहता है कि देखो, मेरी भी शादी होने वाली है और तुम भी शादीशुदा हो, हमारा रिश्ता जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो, और अगर ऐसा चलता रहेगा तो सारी चीज़ें ठीक रहेंगी, और अगर तुम मुझसे शादी करने की कोशिश करोगी तो तुम्हारा घर भी उजड़ जाएगा और मेरा घर भी उजड़ जाएगा। लेकिन जो प्रीति थी उसके ऊपर किसी भी बात का कोई असर नहीं था। प्रीति महज एक ही बात चाहती थी कि वो किसी भी तरीके से दिलीप से शादी करे। लिहाजा प्रीति इस बातों का विरोध करती है और वो कहती है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। लेकिन जो दिलीप होता है ये बार बार प्रीति को यही समझाता है कि देखो, तुम्हें अगर कुछ पैसों की ज़रूरत हो तो तुम मुझसे हमेशा मांग लिया करो, लेकिन हमारा रिश्ता जैसा चल रहा है उसको वैसा ही चलने दो। लेकिन किसी भी हाल में प्रीति मानने को तैयार नहीं थी। अब इसी बात को लेकर जो दिलीप कुमार होता है प्रीति को अब हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा करने का फैसला कर लेता है। अब वो प्रीति का कत्ल करने का ठान तो लेता है, लेकिन कत्ल कैसे किया जाए इसकी वो बड़ी प्लानिंग करता है। यानी वो इस तरीके का प्लान बनाना चाहता था कि एक तरीके से सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी कत्ल भी हो जाए और किसी को कानो कान खबर भी ना चले। अब इसी के तहत 19 नवंबर साल 2025 को जो दिलीप कुमार होता है बस्ती के जो रधौली थाना है उस रधौली थाने में पहुंचता है और वहां पर पहुंचने के बाद में प्रीति को कॉल करता है। प्रीति को कॉल करने के बाद में कहता है कि मैं रधौली थाने में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ और यहीं पर कुछ देर घूमेंगे, उसके बाद तुम चली जाना। अब जैसे ही ये बात प्रीति सुनती है तो उसके बाद तैयार हो जाती है और दोपहर के 3 बजे के आसपास ये अपने 3 साल के बेटे को अपने साथ लेती है और रुधौली थाने पहुंच जाती है। वहां पर पहुंचने के बाद में ये दिलीप कुमार के साथ में पहले तो ये लोग एक बाग में पहुंचते हैं और वहां पर बैठकर काफ़ी ज़्यादा शराब भी पीते हैं।
उसके बाद में फिर किसी बात को लेकर जो दिलीप कुमार था इस प्रीति को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रीति अपनी ज़िद पर अड़ी हुई थी। अब जो दिलीप कुमार था ये अपने साथ में एक चाकू लेकर गया था, उसी चाकू से प्रीति के ऊपर एक के बाद एक कई सारे वार कर देता है, जिसकी वजह से प्रीति की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब कत्ल हो चुका था, डेड बॉडी वहीं पर पड़ी हुई थी। उसके बाद में उस डेड बॉडी को उठाता है और सरकारी स्कूल के पास में जो धान का खेत होता है उसी धान के खेत के अंदर उस डेड बॉडी को फेंक देता है और उसके बाद में बड़े ही आराम के साथ में वहाँ से 9-11 हो जाता है। इधर दिलीप के साथ में जो लड़की प्रीति थी, उस प्रीति का 3 साल का बच्चा रोड पे ही मौजूद था, जो ज़ारों कतार रो रहा था। वहाँ से कोई राहगीर गुजर रहा होता है, वो उस बच्चे को देखता है तो लावारिस समझकर उस बच्चे को जो रुधौली थाना है वहाँ पर ले जाके दे देता है। हालांकि अगले ही दिन पुलिस को प्रीति की डेड बॉडी बरामद हो जाती है। उसके बाद में इस पूरे कत्ल का पर्दाफाश हो जाता है। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस कहानी के अंदर सबसे ज़्यादा कसूरवार किसको मानते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। बाकी दोस्तों, मिलता हूँ मैं आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।